नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं आरसीसी सोम एनवायरनमेंट और सॉइल के टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एसएससी, यूपीपीसीएल और टीएचडी जेसी जैसे एग्जाम के लिए। ओके, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और इस क्वेश्चन को और किस तरीके से, कितना सिंपल वे से, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक्स का, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गया। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हैवी जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में इंक्लूड होते हैं एई जेई लेवल पे आजकल, और जेई लेवल में भी बहुत देखने को मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करे जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, जिनको आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, उनको भी हम लोग ईजी वे में सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, if the proportion of soil passing through 75 micron sieve is 30% and the liquid limit and plastic limit are 20%, 40 and 20%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, देन द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। देखिए, यहाँ ग्रुप इंडेक्स देखते बच्चे इसको छोड़ देंगे, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं होगा पता उनको, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है GI इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.1 BD, 0.01, ठीक है, 0.01 आएगा, ठीक है। इसको मैं इरेजर से सही कर देता हूँ, यहाँ पे 0.01 आएगा। ओके, 0.01 BD, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला और इनके डाटा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं उनको जानते हैं हम लोग, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग ए एंड बी की। तो ए का फॉर्मूला होता है x-35, बी का होता है x-15। इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से 40 के बीच में रही है। अगर 40 से ज़्यादा है तो हम लोग 40 लेंगे, अगर 0 से कम यानी कि नेगेटिव है तो हम लोग उसको 0 लेंगे, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है जो कहते हैं ना हम लोग परसेंटेज फाइन, 75 माइक्रोन से जो फाइन है उनको हम लोग एक्स से नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 30% फाइनल रहता है, यानी कि ए के लिए हम लोग बात करेंगे तो 30 माइनस 35, तो ये नेगेटिव आएगी, लेकिन हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या लेंगे, 0। तो ए की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। बी की बात करें तो बी क्या होगा आपका 30 माइनस 15, तो बी कितना हो जाएगा, बी हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हम लोगों को नोट कर लेते हैं, ए हमारा हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। बी कितना हो गया, बी हो गया 15, ठीक है। सी क्या होता है, सी होता है लिक्विड लिमिट माइनस 40। लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट 40 है, तो 40 माइनस 40, तो सी 0 हो गया, ठीक है। और डी की बात करें तो डी कितना होता है, वो होता है IP माइनस 10। तो IP कितना, IP इन दोनों का डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, तो 20 होगा, और 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आएगा। तो हमारे पास सारे डाटा आ गए हैं। ए कितना है, 0 है, बी कितना है हमारा 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। सी कितना है, सी 0 है, और डी कितना है, डी हमारा 10 है। तो हमको सारा डाटा आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले इसको इरेज करके। ओके, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा कि GI इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। यहाँ A 0 तो A 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया हमारा, ठीक है। A इसमें भी आ रहा है AC में, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये कितना है, इसको हम लोग 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, ठीक है। और इसमें B की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है, ठीक है। D की कितनी है, D की 10 है, 10 है, तो 10 से ये जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगी, तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 1.5 आएगी, 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स की कि ग्रुप इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। 0 से 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड टाइप, ठीक है, गुड। और 2 से जो 4 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेयर, ओके, फेयर बोलते हैं। और 5 से जो 9 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर, क्या बोलते हैं, पुअर। और 10 से 20 होती है उसको बोलते हैं हम लोग वेरी पुअर। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, ओके।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्म्ड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एन इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सॉइल इज 30 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, आइसोट्रोपिक सॉइल है, उसका जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यानी ट्रांसफॉर्म है, वो कितना दे रखा है 13 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, डिटरमाइन द परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि केवी हमको निकालना है। इफ द परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखूंगा कि यूनिट सारी सेम है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जो आंसर आएगा हमारा कैंसिल आउट करके वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई है ऑप्शन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KX KY की पावर 1/2 के इक्विवेलेंट दे रखा अपने को 13 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये दे रखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पावर हटानी है, तो मैं स्क्वायर करूँगा इधर साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू 13 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इक्वल टू के एक्स हमको दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर -7, के वाई हमको निकालना है। तो 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -7 चली जाएगी। ठीक है, तेरे का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5, 3 पंजे 15, 3 6 18, 56.3 और 10 टू द पावर -7 ये रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 56.3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, क्या है 56.3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं 5.63। अगर हम इसमें से एक पॉइंट हटाएंगे, एक 1 हटाएंगे तो 6 रह जाएगा, और नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 5.63 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 6 बचेगा। तो वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, और के को हम लोग क्या बोलते हैं, के को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग के को, यानी परमेबिलिटी को। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन अ लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑन सॉइल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एफर्ट ऑन वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखो, जो हमारा दो टेस्ट होते हैं, एक जो कॉम्पैक्टर का जो टेस्ट होता है, दो होते हैं, एक जो जनरली हम लोग करते हैं, एक होता है मॉडिफाई कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो जो जनरल होता है वो उसका जो डायग्राम होता है इस तरह बनता है, और जो मॉडिफाइड है उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। तो उसमें क्या करता है, उसमें लोड ज़्यादा हैवी होता है हमारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग लोड यूज़ करते हैं, एनर्जी जो बोलते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, तो जो हैवी में होता है यानी मॉडिफाइड में जो होता है अपॉन लाइटर में होता है, जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसको लाइटर कॉम्पैक्शन टेस्ट बोलते हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है एनर्जी का वो 4.56 होता है। ठीक है, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, तो हैवी वाला हमारा ज़्यादा इस तरह बनता है, ये लाइटर वाला बनता है। तो आपको डायग्राम में भी ऑप्शन में पूछ सकता है कौन सा हैवी है कौन सा लाइटर है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है हमारी, ये हमारा शो करता है गामा डी को। ठीक है, ये जो शो करता है, हम लोग यहाँ से ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, और ये शो करता है हमारा वाटर कंटेंट को। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज करने पर वाटर कंटेंट तो हमारा डिक्रीज हो गया, क्योंकि पूछे क्या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एफर्ट, यानी कि कॉम्पैक्शन एफर्ट हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है यहाँ से घट जाता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है Which of the following below filter specification is not correct for the prevention of erosion and piping। देखिए, erosion and piping यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसके कारण सॉइल हमारी बॉयल कंडीशन में आ जाती है या फिर उसका इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम साइड में उसको रोकने के लिए हम लोग दो काम करते हैं, या फिर हम तो शीट पाइल प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे उसकी जो लेंथ है ट्रैवलिंग की वो बढ़ जाए। ठीक है, या फिर हम लोग उस साइड में हम लोग फिल्टर प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिल्टर की भी रेंज होती है, तो फिल्टर की रेंज आपको याद रखनी है। पहला होता है D15 डिवाइड बाई D85। ठीक है, और एक होता है D15 बाई D15, और एक होता है D50 डिवाइड बाई D50। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला है D15 बाई D85, तो ये है
ठीक है। बी को देखते हैं D15/D15 तो ये भी है। सी को देखते हैं D50/D50 तो ये भी है। डी को देखते हैं D50/D85 तो ऐसा कोई नहीं होता है। ठीक है, D15 होता है ऊपर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट बताना आपको। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग जानते हैं ये आपका कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं द रेट ऑफ सेटलमेंट इज इंक्रीज। देखिए, रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है, जितनी जल्दी उसमें से पानी वेपर जो है वाटर आपका वो पास आउट हो जाए, ड्रेन हो जाए, वो किस में प्रॉपर्टी होती है, वो होती है परमेबिलिटी की, यानी जिसमें ज़्यादा परमेबिलिटी होगी। हम लोग सैंड की बात करें तो सैंड की परमेबिलिटी हमारी क्ले से ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग सैंड ड्रेन की यूज़ करते हैं उसको जल्दी सेटल करने के लिए, यानी कि रेट ऑफ सेटलमेंट क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि पानी को ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल जाता है। ठीक है, खुला रास्ता जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट इंक्रीज। देखियो, कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी कि डेल्टा एच जो होता है ना, उसको हम लोग कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोलते हैं, डेल्टा एच को। ये किसी भी टाइप की सॉइल के लिए कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आप बोलो कि 5 किलोमीटर चलना है आपको, तो 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर आप तेज चल दिए और 3 किलोमीटर स्लो चले तो आप टोटल 5 किलोमीटर ही। तो इस तरह डेल्टा एच है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर एक डिफरेंट सॉइल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तीसरे को देखते हैं सैंड ड्रेन्स लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ ड्रेनेज पाथ लीडिंग टू एक्सलेट ड्रेनेज। हाँ, उस वो जो ट्रेवल पाथ है उसको शॉर्ट कर देते हैं और जल्दी से वाटर को एक्सपेल आउट करा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और जो 1 है वो राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट निकालना है। द वेट ऑफ वाटर ऑब्जर्व वाज 52 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ वाटर अपने को पता है 52 ग्राम, एंड द वेट ऑफ द सॉइल वाज 320। ठीक है, यानी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल इधर का अपने को 320 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे परसेंटेज वाटर कंटेंट पूछा है आपसे, तो हम लोग जानते हैं वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर 52 दे रखा है, वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है आपका, इसमें से माइनस करोगे तो वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा अपने पास यहाँ से, तो वो अराउंड निकल के आएगा आपका 368। ठीक है, परसेंट में बोला है तो इसमें इधर हम लोग 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे जब आप, तो 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो उसके अप्रॉक्स जो डाटा है वो 20 से मैच करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्ले लेयर टू अचीव 90% कंसोलिडेशन इज 15 ईयर, यानी कि 90% कंसोलिडेशन के लिए कितना चाहिए अपने को टाइम, 15 साल चाहिए। ठीक है, 15 ईयर। द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन, यानी कि 90% कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम चाहिए वो निकालना है। इफ़ द लेयर वॉज हाफ थिक, यानी कि अगर ये डी है तो ये D/2 है। 3 टाइम मोर परमेबल, यानी कि ये के है तो ये 3K है। और आपका 4 टाइम मोर कंप्रेसिबल, यानी कि अगर ये MV है तो ये आपका 4 टाइम है तो 4MV है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम फैक्टर होता है, जो TV होता है, उसको हम लोग जानते हैं π/4 × U² होता है जब 60 डिग्री से कम होता है, और 60 डिग्री से ज़्यादा होता है उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, यानी कि टाइम फैक्टर जो होता है हमारा वो फंक्शन होता है U का, यानी कि U सेम है, यानी कि जो टाइम फैक्टर है वो भी हमारा सेम होने वाला है, यानी कि CVT/D² जो होगा हमारा फर्स्ट केस के लिए वो बराबर होगा सेम डाटा सेकंड केस के लिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि K होता है CVMV × γ/W। ठीक है, K की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से CV की, तो CV की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग K/MV × γ/W। ठीक है, ये K/MV × γ/W यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा KT/MV γ/W × D²। ठीक है, यहाँ T की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 15 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15
साल लिख सकते हैं, ठीक है 15। सेकंड केस के लिए क्या है, 3 टाइम मोर परमेबल, यानी कि ये 3 के हो जाएगा और टी अपने को निकालना है, और एम वी क्या है 4 टाइम मोर कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एम वी हो जाएगा, ओके। और गामा डब्ल्यू तो गामा डब्ल्यू रहेगा, और हाफ ठीक है, यानी कि dy/2 का स्क्वायर, dy/2 का स्क्वायर, dy/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एम वी गामा डब्ल्यू कैंसिल, एम वी गामा डब्ल्यू कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 5 टाइम, यानी कि अब उसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने उसमें ज़्यादा कंप्रेसिबल बना दिया, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दी, जिस तरह हमने बोला था ना कि सेंडेंस क्या कर देते हैं, उसको दौड़ने के लिए खुला रास्ता दे देते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी दौड़ जाए, यानी कि जितना ज़्यादा परमेबिलिटी उतनी जल्दी वो जो सेटलमेंट है उसको जल्दी अचीव कर लेता है, यानी कि 15 से तो कम लगना था, 15 से कम कौन से ऑप्शन थे, 5 और 3, इन दोनों में से आपको चेक करना था, ठीक है। 45 25 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरह भी आप एलिमिनेट जहाँ पे कर सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सैंड एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू इनिशिएट क्विकसैंड कंडीशन। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्विकसैंड कंडीशन के लिए होती है उसको हम लोग क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इन द सैंड, क्योंकि सैंड में ये कंडीशन अगर होती है, अब अगर आपसे बोला जाए कि जो आपका क्विक सैंड कंडीशन किस में अगर होती है, ना वो ग्रेवल में होती है, ना वो सिल्ट में होती है, ना वो क्ले में होती है, वो ओनली सैंड में होती है। और क्विक सैंड कंडीशन एक फिनोमेना है, कोई टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्विक सैंड कंडीशन क्या है, एक टाइप ऑफ सॉइल है, तो ये कंडीशन है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। द लेयर पोरोसिटी इज 30%, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं IC जो होता है वो G-1 × 1 - n होता है। तो G की वैल्यू हमने को एक रिलेशन बताना है यहाँ पे, तो G-1 और 1 - 0.30, तो ये 0.70 आएगी। तो I की वैल्यू जो आएगी G-1 × 0.70 रहेगी, ओके। और यहाँ पे G तो सिंगल है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, तो I/0.70 करेंगे तो 1.43, तो वैल्यू ऑप्शन से हमको दिख रही है कि 1.43 आएगा, ठीक है, कि 1.43 I आएगा, और 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल टू G आएगा, यानी कि G इक्वल टू 1.43 I + 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, if an infinite slope of a clay at a depth of 6 meter has cohesion of 60 kN per meter square and unit weight as 18 kN per meter cube, then the stability number will be। तो स्टेबिलिटी नंबर एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी लेवल पे, क्या होता है, C/γ Z होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस, छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे। C कितना 60 है, ठीक है, यूनिट वेट कितना 18 है, और ये कितना 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 10 आपका 18 बचेगा, ठीक है। तो 5/9 जी आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5/9 जो आपका जब डिवाइड करोगे आप तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, the number of blobs observed in a standard penetration test for different penetration depth are given, ठीक है। the observed value n, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में जब पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट राउंड होता है हमारा 150 मीटर डेप्थ के लिए, 150 mm डेप्थ के लिए, ठीक है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते, यानी कि ये वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो लास्ट के 2 होते हैं उनको काउंट करते हैं, यानी कि 8 × 5 = 15 कितना हो गया, 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रिजिड फुटिंग प्लेस्ड, ठीक है, रिजिड फुटिंग जैसी बोला आपके दिमाग में आना चाहिए। रिजिड फुटिंग के केस में जो आपका सेटलमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन वहीं फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल में जो प्रेशर डायग्राम होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि किस में यूनिफॉर्म होता है, किस में नॉन यूनिफॉर्म होता है, किस में क्या यूनिफॉर्म होता है,
ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बन के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फॉर रिजिड फुटिंग प्लेस एट अ ग्राउंड सरफेस द कॉन्टैक्ट प्रेशर वेरिएशन डायग्राम इन सैंडी सॉइल। देखिए रिजिड के केस में अगर हम लोग बात करें रिजिड केस में तो सेटलमेंट तो इस तरह होगा अपना, ठीक है, यूनिफॉर्म, और जो प्रेशर डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगा सैंडी सॉइल के लिए। वहीं क्ले के लिए बात करें तो क्ले के लिए किस तरह बनता है, क्ले के लिए इस तरह बनता है आपका, ठीक है, इस तरह बनता है आपका क्ले का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बियरिंग पाइल ऑफ डायर डी एज पर IS 2911 पार्ट 1 2010 विल बी। देखिए तो मिनिमम जो आपका डाया होता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में तो वो 2.5 डी होता है। कितना होता है, 2.5 डी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS कोड अ मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ 100 mm इज परमिटेड इन केस ऑफ। देखिए सेटलमेंट की बात करें तो ई जिसमें ज़्यादा होगा उसमें सेटलमेंट ज़्यादा होगा, तो ई ऑफ क्ले हमेशा ई ऑफ सैंड से ज़्यादा रहता अपना। तो सेटलमेंट ऑफ क्ले हम लोग कंसाइडर करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमारा कंसर्न रहता है कि क्ले का सेटलमेंट हम लोग फाइंड आउट करें, क्योंकि सैंड तो सेटल कर जाती है विद इन अ शॉर्ट टाइम, लेकिन जो क्ले है वो लंबे टाइम तक सेटलमेंट करती है और टोटल जो सेटलमेंट होता है वो भी क्ले में ज़्यादा होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो 100 mm है वो हमारा क्ले के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ए और बी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आइसोलेटेड के लिए बात करें तो 65 mm होती है, और राफ्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो 65 से 100 mm होती है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम तो इसमें ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है A square footing of size 3 by 3 is located at 1.5 meter below the ground level. ठीक है, the footing has net ultimate bearing capacity of 160 kN per meter square. The factor of safety is 3. The allowable load of the footing is। देखिए फोर्स क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस की जगह क्या लेंगे हम लोग, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इंटू एरिया। एरिया क्या पता है अपने को 3/3 यानी कि 9 ये हो गया। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमने क्या दे रखा है, QNU दे रखा है नेट अल्टीमेट। तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है अपना, सिंपल भाषा में समझेंगे, अल्टीमेट अपॉन जो हमारा वर्किंग होता है, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग यानी कि सेफ बोल सकते हैं। ठीक है, वर्किंग यानी कि हम लोग सेफ उसको बोल सकते हैं। ओके, यानी कि सेफ। ठीक है, और नेट है तो नेट ये भी होगा, नहीं नेट अल्टीमेट ये होगा, नेट अल्टीमेट ये होगी। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 160। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है अपने को, 3। और क्यू नेट सेफ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे, कितना आएगा 160 डिवाइड बाई 3 क्यू नेट सेफ। ठीक है, जब हम लोग इसमें क्यू नेट सेफ में ऐड कर देंगे सिग्मा बार यानी कि गामा इंटू डी, वो क्या होगा गामा इंटू डी। ठीक है, तो क्यू क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा हमारे पास क्या, क्यू सेफ निकल आएगा यानी कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकल आएगा। ठीक है, 160 डिवाइड बाई 3 करेंगे अपने को आ जाएगा डाटा। डेप्थ दे रखी है 1.5। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैल्यू कुछ भी आए तो यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, यूनिट वेट है। ठीक है, यूनिट वेट यहाँ पे एक मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, वो अराउंड मेरे ख्याल से 16 था। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। उसका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा एरिया है, तो आपको जो लोड होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका मेन कंसर्न है वो क्वेश्चन का तरीका को समझना है, ना कि आंसर को रटना है। ठीक है, तो आप तरीके समझ गए तो क्वेश्चन का किसी भी पैटर्न में बन जाए इस फॉर्मूले से तो आप कर लेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्लेट लोड टेस्ट ऑन अ क्ले सॉइल विद टेस्ट प्लेट ऑफ साइज 300 mm। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लेट लोड टेस्ट की तो मैं आपको एक पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ उसका दोबारा से। देखिए प्लेट लोड टेस्ट करते हैं हम लोग, उसके लिए प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। एक होता हमारा कंसर्न रहता है कि हम लोग उसमें से क्या फाइंड आउट करें, QU फाइंड आउट करें, जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करें। तो वो होती है हमारी क्ले के केस में अल्टीमेट जो कैपेसिटी होती है जो हमारी फुटिंग की, और अल्टीमेट कैपेसिटी होती है और जो प्लेट की वो बराबर होती है क्ले के केस में।
अगर वहीं अगर हम लोग बात कर देते हैं किस केस में, हम लोग बात करते हैं सैंड के केस में, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग अपॉन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट बराबर होती है विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट के, ठीक है। और वहीं अगर हम इसको सेटलमेंट के कंसर्न पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फुटिंग अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट होता है किसके केस में, क्ले के केस में, जो हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन अ प्लेट लोड टेस्ट ऑन अ क्ले सॉइल विद टेस्ट प्लेट ऑफ 300 mm, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट है, इसका डाय कितना 300 mm दे रखी है, ठीक है, साइज इसका। व्हेन वर्टिकल लोड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। द ऑब्जर्व सेटलमेंट इज 4 mm, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 4 mm, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है। इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम देन द सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग ऑफ 3/3 साइज एट 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। लोड इंटेंसिटी भी यहाँ पे सेम है, तो फुटिंग का साइड कितना दे रखा है अपने को 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फुटिंग अपने को निकालना है, ये दे रखा अपने को कितना 4 mm और इसका साइज दे रखा 3 मीटर, तो इसको इस तरह mm में चेंज कर लेंगे और ये 300 है, तो 300 से 300 चला जाएगा, 10 इधर बचेगा, 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप इज डिजाइंड फॉर, ठीक है। जहाँ भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लिया तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, हम लोग क्रिटिकल कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी कंडीशन में जो हमारा वाटर का सप्लाई है वो मिनिमम नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग ओवर ही सप्लाई कर दें, ठीक है। वो क्रिटिकल जो क्राइटेरिया है उसको तो मैच करना चाहिए, तो ये क्रिटिकल क्राइटेरिया अपना, ठीक है, ये होना चाहिए। ऑप्शन ए को देखते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, तो ये तो है नहीं, ये है लेकिन प्लस फायर डिमांड भी होता, ठीक है। बी देखते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड फायर डिमांड, तो फायर डिमांड तो मैक्सिमम डेली डिमांड के साथ आता है, तो ये गलत है। एवरेज डेली डिमांड, तो ये ऐसा कोई है नहीं। डी है मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, तो ये तो सही है। और मैक्सिमम आवरली डिमांड विच एवर इज हायर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर अगर ये नहीं होता, मैक्सिमम आवरली डिमांड भी नहीं होता, तब भी हम लोग इसको लगाते, ठीक है, क्योंकि मोस्ट सूटेबल जो आंसर लगता है इस समय वो डी ही बनता, ठीक है। अब बात आ गई डिमांड्स की, तो मैं डिमांड्स के बारे में आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है हमारी वो 1.8 टाइम होती है एवरेज डेली डिमांड का, और मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है वो होती है 1.5 टाइम होती है मैक्सिमम डेली डिमांड का, और 2.7 टाइम होती है एवरेज डेली डिमांड का, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द टोटल हार्डनेस वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 120 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मिलीग्राम पर लीटर को हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। टोटल हार्डनेस कितनी है 120 ppm, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस इज 50, कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है 50 ppm, देन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एंड एल्कनिटी। देखो सीधा फंडा है कि टोटल हार्डनेस बराबर होती है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। भाई ये 50 है तो इधर आके माइनस करोगे तो 70 बचेगी, यानी कि जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होने वाली है वो 70 होने वाली, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अदर ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस वो मिनिमम होती है टोटल हार्डनेस और एल्कनिटी की, इनका मिनिमम होती है। ये दे रखा आपने को 120, ये दे रखा है 50। भाई ये 50 वैल्यू मैं इन दोनों में से मिनिमम लूँगा क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना, तो यही 50 होगा तभी तो मैंने 50 लिया होगा, यानी कि एल्कनिटी क्या हो गई 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की आंसर पता होना बात अलग है, लेकिन उसका जो लॉजिक है उसको किस तरह हम लोगों ने निकाला है, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे कितना भी तगड़ा क्वेश्चन बन जाए आप उसको
पेन उठा के सॉल्व करने का ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है, भले वो लेंथी क्वेश्चन बन जाए, आपका एक बेस तो बन जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरह मुझे अटेम्प्ट करना है, क्या वे होगा अप्रोच करने का, वो आपका क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही एम रहता है कि आपको अप्रोच दूँ कि किस तरह आपको सॉल्व करनी है चीज़ें, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, द डिजोल्व ऑक्सीजन इन अ वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड बाय मॉडिफाइड विंकलर मेथड, ठीक है, जो आपका विंकलर मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग DO टेस्ट करते हैं और इसकी रेंज क्या होती है 5 से 10 ppm होती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट 200 ml वॉल्यूम ऑफ DO फिक्स सॉल्यूशन शैल बी ट्रीटेड विद, ठीक है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग सोल्यूबल स्टार्च एज इंडिकेटर, ठीक है। आपको टाइट्रेंट भी याद रखना है, उसका इंडिकेटर भी याद रखना है, ठीक है। तो DO के केस में जो टाइट्रेंट होता है हमारा वो होता है सोडियम Na2H2O3। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि Na2H2O3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है सोडियम थायोसल्फेट, और इंडिकेटर क्या होता है स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है। वही हम लोग COD की बात करते हैं, इस केस में जो हमारा इंडिकेटर होता है वो फेरॉन होता है, फेरॉन, ये दे रखा है ये फेरॉन, ये COD जो COD होता है हमारा COD टेस्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट, उस केस में इंडिकेटर होता है हमारा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि COD टेस्ट में जो इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ये रहेगा, फेरॉन हमारा इंडिकेटर होता है COD टेस्ट में, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, तो जीरो हार्डनेस के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड करते हैं, जियोलैड करते हैं, या फिर इसी को हम लोग बेस एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इन दोनों, इन जो तीनों में इनमें से कहीं भी आपको कोई सा भी नेम दिख जाए और वहाँ जीरो हार्डनेस का बात बोला है तो आप इनमें से कोई भी आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है, तीनों का मतलब ही एक है। तो ऑप्शन नंबर बी आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ रिकार्बोनेशन आफ्टर सॉफ्टनिंग बाय लाइम सोडा प्रोसेस इज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए दोबारा से उसका रिकार्बोनेशन करते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की नीड नहीं है, ओके। तो कन्वर्जन ऑफ PPT यानी कि प्रेसिपिटेट्स टू द सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर बार ऑफ डायमेंशन 20/20, यानी कि स्क्वायर डायमेंशन बार है 20 है, ये भी 20 है, कैरी एन एक्सियली टेंसाइल लोड, यानी कि एक बार में ऐसे टेंसाइल लोड लग रहा है 10 kN का, द टेंसाइल स्ट्रेस विल बी, तो सिंपल फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है, क्यों एम्पियर पूछा है तो न्यूटन में बदल दूंगा, ये 20 रहेगा, ये 20 रहेगा, 20 20 डबल जीरो कैंसिल, 2 से ये 5 जाएगा, 2 से ये 5 जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम विच इज लोडेड विद UDL कैन गिव इकोनॉमिकल डिजाइन, ठीक है, स्क्वायर, सर्कुलर, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है, जिसका जेड ज़्यादा, वो जो बीम का केस होता है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो जेड सबसे ज़्यादा किसका होता है बीम के केस में, वो होता है हमारा आई सेक्शन का। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग जो गर्डर्स डिज़ाइन करते हैं वो आई सेक्शन के लिए क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन है कि उसका जेड सबसे ज़्यादा होता है। वहीं रेल की पटरी देखी होगी तो उसका भी जो डिज़ाइन होता है वो आई सेक्शन का होता है, आपने गौर करा होगा, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर जो बेस्ट होता है हमारे लिए वो आई सेक्शन रहता है, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमारे लिए जो बेस्ट रहता है वो रेक्टेंगुलर रहता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में अलग अलग पर्पज होते हैं उनके डिज़ाइन के लिए, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्टील द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शेयर एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टेंशन इज, ठीक है, यानी कि रेशियो पूछा है जो शेयर में है और आपका टेंसाइल में है, तो किसका स्टील में है। तो शेयर में क्या होती है, शेयर में आधी होती है किसकी, स्टील की, ठीक है, यानी कि 1/2 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है एट न्यूट्रल एक्सेस इन अ बीम देयर इज। तो न्यूट्रल एक्सेस में क्या होता है हमारा शेयर जो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है और शेयर स्ट्रेस क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये तो गलत है। नो स्ट्रेस तो बीम के केस में बोल सकते हैं, बेंडिंग के केस में नो स्ट्रेस, और डिपेंड अपॉन द लोड तो ऐसा नहीं है, और शेयर स्ट्रेस का कोई टर्म नहीं बोला, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द शेयर फोर्स इज यूजुअली एसोसिएट विद। तो शेयर फोर्स इसके साथ रिलेटेड है। बेंडिंग मोमेंट, हाँ उसमें रिलेशन है, क्योंकि डी एम बाई डी एक्स क्या होता है हमारा शेयर फोर्स होता है, ठीक है। टॉर्जनल मोमेंट, हाँ क्योंकि ये शेयर फोर्स ही वर्क करता है तभी तो टॉर्क जनरेट होता है, तो बी भी सही है। यानी कि नॉर्मल थ्रस्ट, तो नॉर्मल थ्रस्ट से तो नॉर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड है, ये तो शेयर फोर्स से कहीं रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो सी तो है नहीं। डी देखते हैं बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एज पर IS कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर इज। तो मिनिमम ग्रेड बोला है और यहाँ पे प्री स्ट्रेस बोला है, प्री स्ट्रेस में प्री टेंशन पोस्ट टेंशन नहीं बोला है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा M30, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको जो एक सोम वाली वीडियो ऑलरेडी करा रखी है और RCC प्लस सोम वाली वीडियो करा रखी है, तो उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो ये इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं मैंने डिटेल में डिस्कस करे हैं कि प्री में क्या पोस्ट में क्या, उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टर्म में डिस्कस किए मैंने, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखना आप लोग, जिससे आपका जो इसका जो टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है द लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल reinforcement इन अ बीम मेड ऑफ 35 जो ग्रेड का कंक्रीट है उसका एंड reinforcement विद Fe415 स्टील का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि AST मिनिमम कितना होता है, AST मिनिमम होता है 0.85 BD/FY, ठीक है। AST मैक्स कितना होता है, होता है 0.04 B/D, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिमिटिंग का फॉर्मूला यानी कि PT परसेंटेज में होता है 41.36 FCK/FY इंटू XU लिमिट अपॉन D, ठीक है। 41.36 कॉन्स्टेंट है, FCK 35 रख देंगे, FY की जगह 415 रख देंगे, XU लिमिट की जगह इसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे 0.48 D रखेंगे, D से D कैंसिल हो जाएगा, इस 35/415 इंटू 0.48 इंटू 41.36 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज में D 1.68, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एन इन्वर्टेड टी बीम, यानी कि ऐसा टी बीम है आपकी इस तरह इन्वर्टेड, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोडिंग विल एक्ट एज। तो ग्रेविटी लोडिंग ऐसे लग रही है इस तरह, यानी कि एक तरह से बोलो सॉइल फिलअप हो गई है, ठीक है, ऐसा फिलअप हो गई है, तो कैसे काम करेगा ये काम करेगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। टी बीम तो वही टी बीम तो नहीं, इन्वर्टेड टी बीम बोल सकते थे, ठीक है, और वो ऊपर से ग्रेविटी लोडिंग भी हो रही है, ठीक है, तो हम लोग टी बीम तो होगा नहीं, बी ए रेक्टेंगुलर बीम, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज अ रेक्टेंगुलर बीम काम करेगा। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा सॉइल है जब उसमें हम लोग बल्ब की जो पाइल प्रोवाइड करते हैं तो उसके नीचे का जो सॉइल है वो उसके साथ फिक्स हो जाता है, एज अ उसका मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्टेन RC स्ट्रक्चर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग अ सी कोस्ट, यानी कि सी कोस्ट यानी कि सी वाली कंडीशन आ गई, सी वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाली कंडीशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड एज, ठीक है, तो हम लोग RCC में जानते हैं, क्योंकि RCC बोला है, RCC में हम लोग जानते हैं कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, इसमें 20 होता है, इसमें 25 होता है, इसमें 30 होता है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आता है, ठीक है। तो मिनिमम में इतना है, कितना 30, ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं मोर देन 20, मोर देन 20, ठीक है, लेकिन मिनिमम पूछा है तो मेरे को उससे मतलब क्या है,
मिनिमम से मतलब है ना। तो बी को देखते हैं, मोर देन 20 एंड लेस देन 30, तो लेस देन 30 तो हो ही नहीं सकता। सी है नॉट लेस देन 30, हाँ तो 30 से कम नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम इतना तो मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ कंक्रीट इज इंक्रीज विद, तो हमने वो नॉलेज होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 5000 अंडर FC के। तो हम लोगों को इसका रिलेशन नॉलेज होना चाहिए वाटर सब फैक्टर के साथ, ठीक है। पहले देखते हैं हायर वाटर सीमेंट रेशियो, वही वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ घटेगी ना, तो इसके साथ तो बढ़ता ही नहीं, अपने को क्या बताना है, इंक्रीज किसके साथ इंक्रीज होता है। सी है शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड, अगर शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड होगा तो उसका हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, अगर हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा, यानी कि FCK भी कम हो जाएगा, तो उसके साथ भी इंक्रीज नहीं होगा। सी है लेस वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशन कम होगा तो उसमें वर्ड्स रह जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ फिर से कम रह जाएगी, तो ये भी गलत है। डी को देखते हैं इंक्रीजिंग इन एज, हाँ विद इन द टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग अगर हम बात करते हैं तो टाइम के साथ साथ उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं और उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती रहती है, यानी कि FCK इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। अगर आप उसकी प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हो तो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज बोला था तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब आपसे ये पूछ लेता कि नॉट इंक्रीज, ठीक, यानी कि डिक्रीज किसके साथ होगी, तो इन तीनों के साथ ही डिक्रीज होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले रहेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपकी कौन सी क्वेरी है। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और अगर कोई डिमांड है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी आपका टॉपिक वीक है तो उससे रिलेटेड जो भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करेंगे, मैं प्रोवाइड कराता ही रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में। जैसे आपका जो शटरिंग का डी शटरिंग का पीरियड्स है तो उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए, तो ऐसे टाइम टू टाइम मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिस तरह आप लोग मुझको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजते रहते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।